अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 97 से। तो क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य डांस बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। तो देखो, चरकुला, देखो ये हो गया चरकुला, यहाँ इसमें ऑप्शन में दिया है चरकुला, तो ब्रजभूमि का हो गया। पाई डंडा, सैरा और राई। अब इसमें कहा जाता है कि बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, बुंदेलखंड की, ना कि ब्रजभूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राई। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि देखो, बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी विशिष्ट नृत्य शैलियों के लिए जाना जाता है। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव अर्थात जन्माष्टमी पर अवसर पर किया जाता है। इसमें महिलाएं मोर की तरह नृत्य मुद्राएं करती हैं, जो इसे अत्यंत आकर्षक बनाता है। यह नृत्य धार्मिक आस्था और उल्लास का प्रतीक है। तो इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसमें महिलाएं मोर की तरह नृत्य करती हैं। अगर आ जाए इसमें महिलाएं मोर की तरह नृत्य करती हैं तो राई नृत्य हो जाएगा, बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब ऑप्शन नंबर हम कौन सा है, 97। अब चलते हैं 98। अब इसमें 98 में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नौचंदी मेला मेरठ में किया जाता है आयोजित। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहे हैं कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में खरवार और कोल जनजातियों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य क्या है। अब इसका मतलब यह गया कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में खरवार और कोल जनजातियाँ पाई जाती हैं, ट्राइब। तो इनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इनके द्वारा कर्मा किया जाता है, कर्मा। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, खरवार और कोल जनजातियों द्वारा। तो इसमें क्या है कि चलो, ये देखो लिखा है, उत्तर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर है में कर्मा नृत्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नृत्य खरवार और कोल जनजातियों की स्त्री और पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। मतलब यह नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य आदिवासी संस्कृति की पहचान है। यह सामूहिक रूप से आयोजित होता है, जबकि लिखा है या तो सामूहिक रूप से होता है, ग्रुप में होता है ये। जबकि अन्य नृत्य इसी में है, अन्य नृत्य जैसे सैरा हो गया, पाई डंडा हो गया, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। सैरा और पाई डंडा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और कर्मा विंध्य क्षेत्र के आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। अब चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। तो इसमें क्या है, लठमार होली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है। तो इसको आंसर हो जाएगा सी, बरसाना में। सी है बरसाना। तो ये लठमार होली इस यह उत्सव राधा कृष्ण के प्रेम और ठिठोली का प्रतीक है, जहाँ महिलाएं लाठियों से पुरुषों को मारती हैं और पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं। ये मथुरा जिला होलिकोत्सव के लिए जाना जाता है, होलिका उत्सव के लिए। अब हो गया 100, अब हो गया 101। हाँ देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर में मेला लगता है, कौन सा, खिचड़ी मेला लगता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, खिचड़ी मेला। हाँ देखो, और इसके पहले जान लेते हैं रामायण मेला, देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा कि गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसे खिचड़ी मेला के नाम से जाना जाता है। इस दिन बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है। बाबा गोरखनाथ का मंदिर है। और
चलो अब ये हो गया 101। अब क्वेश्चन नंबर 102, कालिंजर मेला। कालिंजर मेला यूपी के किस जिले में आयोजित होता है? कालिंजर मेला यूपी के किस जिले से आयोजित होता है? इसका आंसर, चूंकि इस जितने भी ऑप्शन में क्षेत्र हैं सभी बुंदेलखंड के हैं, तो ये बांदा में आयोजित होता है कालिंजर मेला। अब देखते हैं, कालिंजर मेला बांदा जिले में आयोजित होता है। कालिंजर ऐतिहासिक किले के लिए भी प्रसिद्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 हो गया। क्वेश्चन नंबर 103, उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य में नर्तक द्वारा फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा की जाती है? तो इसमें हो जाएगा, हमें लगता है, सैरा नृत्य। अच्छा, सैरा नृत्य बुंदेलखंड का नृत्य है। बी तो ऑप्शन इसका सही है कि यूपी के किस लोक नृत्य में नर्तक द्वारा फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा की जाती है। पाई डंडा, राई, अभी राई हम लोगों ने पढ़ा ही था, पिछला नृत्य। पाई डंडा भी वहीं का है। अब देखते हैं आगे, पढ़ते हैं इसके बारे में कि सैरा नृत्य मुख्य रूप से यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी, ललितपुर जिलों में प्रचलित है। यह नृत्य कृषक समुदाय के युवा लड़के लड़कियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की विशेष बात यह है कि इसमें हाथ में डंडा लेकर नृत्य किया जाता है और अच्छी फसल की कामना और फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ये हो जाएगा आपका 103। अब 104 हो जाएगा कि ये वर्तमान में यूपी के लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री कौन है? अब जब पूछा गया था तब तो ये शिवपाल सिंह यादव थे, और अब तो लोक निर्माण तो योगी आदित्यनाथ के पास है, और जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण स्वतंत्र देव सिंह के पास है। चलते हैं क्वेश्चन 105। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 105, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन सुविधा किस फ़ोन नंबर पर शुरू की गई थी? तो ये ऑप्शन हो सकता है डी, 1090 1090। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 को प्रारंभ किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 106 हो जाता है कि लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए होना चाहिए। देखते हैं, डी होगा, सॉरी डी होगा। नवंबर या दिसंबर में लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है। ये लखनऊ महोत्सव नवंबर या दिसंबर में मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर 2019 में, ये 2015 में पूछा था, हालांकि भी 2026 चल रहा है तो कोई प्रासंगिकता है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इस महोत्सव को स्थगित, ये तो पता ही चल गया कि नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। अगर पूछ ले तो 2019 वाला जो कैंसिल करके जनवरी 2020 में होना निर्धारित किया गया था, लेकिन जनवरी 2020 में भी इसे पुनः स्थगित कर दिया गया था। और फिर इसे, हाँ, यह महोत्सव अब की बार जो आयोजित हुआ है 2025 में, 19 नवंबर से 25 दिसंबर 2025 तक ये आयोजित किया गया। और क्या है इसकी खास बात, क्या है? इस पूरे महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, टूरिज्म डिपार्टमेंट और लखनऊ जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। अब 107 पर चलते हैं। 107 पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया? तो ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। इसमें बहुत सिंपल बात है। तो अच्छा, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष आगरा में मनाया जाता है। यह महोत्सव भारत की कला, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन, नृत्य और संगीत से परिचय कराता है। यह भारतीय पर्यटन को बढ़ाने का एक स्रोत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। ये पूछा था 2015 में क्वेश्चन, लेकिन चलो पढ़ ही लेते हैं। हिंदी साहित्यकार काशीनाथ सिंह, इससे एक बात तुम्हें पता चल गया कि हिंदी साहित्यकार काशीनाथ सिंह का अगर कहीं आता है तो हिंदी साहित्यकार थे।
14 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश का उच्चतम साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्चतम साहित्य पुरस्कार यही पूछ सकता है, तो कौन सा होगा सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा ए, भारत भारती। भारत भारती। उत्तर प्रदेश देखो, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का उच्चतम साहित्य पुरस्कार भारत भारती सम्मान, ये हो गए। अब देखो ये जानना है, 2014 के लिए इनको दिया गया था काशीनाथ सिंह को, और दिया गया 2015 में, लेकिन 2014 के लिए दिया गया था, ये खास बात है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2018 को यह पुरस्कार डॉक्टर उषा किरण खान जो पटना को दिया गया था। ध्यातव्य है कि 2021 के लिए यह पुरस्कार दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। अब 2021 के लिए डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया था, और 2018 का यह पुरस्कार डॉक्टर उषा किरण खान पटना को दिया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 109। उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई हेल्थ पहल, ई स्वास्थ्य पहल है। ये होना चाहिए, देखते हैं। हाँ, ए है। क्वेश्चन नंबर 109 कि उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई हेल्थ इनिशिएटिव क्या है? उत्तर प्रदेश HMIS, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। चलो, ये तो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य वर्ल्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इस तो समसपुर पक्षी अभयारण्य है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। लेकिन ये भी देखना है कि ये ध्यान दे देना कि वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, घटप्रभा पक्षी अभयारण्य कहाँ है, जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? वेदांत थंगल तो तमिलनाडु में है, और जायकवाड़ी महाराष्ट्र में है क्या? घटप्रभा पक्षी अभयारण्य में कंफर्म नहीं हूँ, तो ये है उत्तर प्रदेश में समस्त पक्षी अभयारण्य। वैसे घटप्रभा शायद कर्नाटक में है। चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 110 हो गया। क्वेश्चन नंबर 110, हाँ कर्नाटक ही है। ये देखिए, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है। समसपुर पक्षी अभयारण्य। और बेदा थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। घटप्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। इससे हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, पूछा जाता है, तो इसलिए समझ लीजिए कि और भी विषयों की इसी में साथ साथ तैयारी हो गई, और भी चीज़ें पता चल गई। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 111। 111 में क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में आयोजित किए जाते हैं? तो इसका भी हम देखते हैं। मथुरा होगा आंसर बी तो इसका मथुरा होगा, लेकिन चलो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मेलों की एक बहुत समृद्ध परंपरा है, ठीक है। डाटा क्या कहता है? आंकड़ों के अनुसार राज्य में सर्वाधिक मेले मथुरा जिले में आयोजित किए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 86 है। मथुरा के बाद कानपुर और हमीरपुर। मथुरा के बाद कानपुर और हमीरपुर। 79 झांसी में, 78 आगरा में, 72 मिले। मतलब सबसे ज़्यादा मथुरा में मनाया जाता है, फिर कानपुर और हमीरपुर में, फिर झांसी में, फिर आगरा में। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदी साहित्य के किस प्रसिद्ध कवि को कवियों का कवि कहा था? अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदी साहित्य के कोई कवि हैं, उनको कवियों का कवि कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा
अब इसी में देख लेना चाहिए, सीधी सी बात है, जो ऑप्शन दिया गया है उसी से पता चल जा रहा है किसी को कहा गया होगा। नहीं, हाँ, तुलसीदास को कहा है, इसमें तुलसीदास को कहा है, ये तुलसीदास को कहा है। तो तुलसीदास, रविन्द्रनाथ ने गोस्वामी तुलसीदास को विशेष सम्मान देते हुए कवियों का कवि कहा है। सूरदास, कबीरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और भी ऑप्शन है, इनके बारे में भी ध्यान रखना। 112, 113, 113 क्या है कि रसिया लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की गायन परंपरा है। रसिया कहाँ, ब्रजभूमि का है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्रजभूमि का क्षेत्र का परंपरा है। तो इसमें 113 हो गया ब्रजभूमि। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रसिया लोकगीत है, ये लोकगीत है, लोक नृत्य अलग होता है। यही पूछ ले कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दे, 3 नृत्य का ऑप्शन दे दे, एक लोकगीत का ऑप्शन दे दे, तो ये रसिया लोकगीत है और ब्रजभूमि क्षेत्र की एक प्रमुख गायन परंपरा है। इस लोकगीत का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की उपासना और उनकी लीलाओं से उनकी लीलाओं से वर्णन था। चलो, इसमें भक्ति और प्रेम के विभिन्न तरीकों की अभिव्यक्ति की जाती है। ब्रज क्षेत्र में होली और अन्य उत्सव के दौरान रसिया गायन विशेष रूप से प्रचलित है, जो स्थानीय संस्कृति को मिठास को दर्शाता है। अब हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 113। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है कि किस बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है। कौरवी, तो इसका हो जाएगा आंसर 114 का सी, खड़ी बोली को। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है। अब देखो, खड़ी बोली को कौरवी के नाम से नाम भी दिया गया है क्योंकि जिस क्षेत्र में यह बोला जाता है वह प्राचीन काल में कुरु जनपद के अंतर्गत आता था। अब आंसर नंबर 114 हो गया। अब चलते हैं 115। चलो, इसके पहले इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। यह बोली दिल्ली के उत्तर पूर्व में स्थित मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिलों में बोली जाती है। आधुनिक हिंदी भाषा का विकास इसी खड़ी बोली के आधार पर हुआ, हालांकि इसकी मानक रूप बोली से थोड़ा भिन्न है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है? हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के साहित्यकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त है। यह सम्मान उन्हें 1968 में दिया गया था। पंत जी ने अपनी अधिकांश रचनाओं में प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है, इसीलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनकी रचनाओं में बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्या उनकी रचनाएं हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। ये तो अभी हम लोग पढ़े ही थे कि कजरी लोकगीत का उत्पत्ति किस जिले से मानी जाती है, तो मिर्जापुर से, तो भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 117। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? तो ये सी हो जाएगा, गोरखपुर जिले से होता है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन गोरखपुर से किया जाता है। यह पत्रिका हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। इसके प्रथम संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, जिन्होंने इसे प्रतिष्ठित स्वरूप प्रदान किया। इसके अतिरिक्त गोरखपुर से स्वास्थ्य संबंधी पत्रिका आरोग्य का भी प्रकाशन होता है, कल्याण और आरोग्य। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 कि
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिलों में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ये हो जाएगा बी, चौरसिया नृत्य। जौनपुर जिले में कहारों द्वारा चौरसिया नृत्य। तो इसमें देखते हैं चौरसिया, देखो चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक विशिष्ट लोक कला है, कहार समुदाय द्वारा किया जाता है। और ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को जीवित रखे हुए बस। अब कौन सा क्वेश्चन, 1819 अब देखते हैं कि यूपी के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, तो इसमें हो जाएगा रायबरेली। हम लोग अभी नहीं पढ़े ही थे, 119 रायबरेली में है। अब एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बरेली में है। प्रयागराज, इलाहाबाद। 120। और ये गणित और सैद्धांतिक भौतिकी, के शोध में समर्पित एक प्रमुख संस्थान है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। ये देखो, ये परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था है, यानी इसकी फंडिंग जो है परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाता है भारत सरकार से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। ये देखो, इसको अब मिलान करना है। चलो भाई, अब मिलाते हैं हम लोग। सूची 1, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, ब्रजबोली। तो अच्छा, चलो देखते हैं। ये जो है जालौन और हमीरपुर, ये जो है ऑप्शन 1 है जालौन और हमीरपुर। ये तो हम जानते हैं कि ये क्षेत्र बुंदेलखंड में पड़ेगा, है? तो बुंदेलखंड में ये बुंदेली हो जाएगा, बी का 1 हो सकता है, ठीक है। और बघेली, कन्नौजी कहाँ हो सकता है? कन्नौजी, चलिए देखते हैं। बी का 1 तो हो गया, अब ऑप्शन देखते हैं। 2 ऑप्शन में है, इसमें ए सही होगा, ए सही होगा। ए के दूसरा, यानी कन्नौजी जो है, कन्नौजी पीलीभीत और शाहजहांपुर में, बुंदेली यहाँ, और बघेली सोनभद्र, प्रयागराज, और ब्रजबोली बदायूं और कासगंज। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां प्रचलित है। कन्नौजी बोली उत्तर प्रदेश के इटावा, कानपुर, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हरदोई जिलों में बोली जाती है। बुंदेली बुंदेलखंड से, जैसे झांसी, बुंदेली तो झांसी, जालौन, हमीरपुर और बादा में बोली जाती है। बघेली का विस्तार बघेलखंड क्षेत्र में है, जिसमें बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, प्रयागराज, ये मध्य प्रदेश से लगे सीमावर्ती भाग शामिल है। वहीं ब्रज बोली का केंद्र मथुरा है, लेकिन यह बदायूं, कासगंज, एटा, आगरा, अलीगढ़ में भी बोली जाती है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 122। ये अच्छा क्वेश्चन है। लखनऊ के इमामबाड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? अब बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया था। अब क्या, अभी देखना डेट, ये 1784 से 1791 ईस्वी में करवाया था। अब इसका ऑप्शन बी क्या है कि बड़े इमामबाड़े के सेंट्रल हॉल दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल हॉल में से एक है। अब ऑप्शन नंबर सी क्या है, छोटा इमामबाड़े का निर्माण नवाब वाजिद अली शाह ने कराया था, हैं? अब 3 ऑप्शन हो गया। चौथा है कि छोटा इमामबाड़ा को हुसैनाबाद इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है। अब
ऑप्शन नंबर सी तो इसका गलत है, ये क्रॉस कि नवाब वाजिद अली शाह ने नहीं कराया था। और ये अब देखते हैं छोटा इमामबाड़ा का निर्माण। छोटा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब मोहम्मद अली शाह 1837 से 42 ईस्वी में कराया था, ना कि वाजिद अली शाह ने कराया था। और बाकी विकल्प सब सही है। अब क्वेश्चन नंबर 123, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको रामायण सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, कृष्ण व्रज सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, तो देखो ये बुंदेलखंड सर्किट तो हो जाएगा महोबा देवगढ़, क्योंकि देवगढ़ ललितपुर में है और महोबा भी वहीं पे है, क्या कहते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये तो ये हो जाएगा। और कृष्ण और ब्रज सर्किट तो हो जाएगा कोकिलाबन और नंदगांव, इसका तो ये हो ही जाएगा, सी का तो इस तरह हो जाएगा है। और अब देखते हैं ये बिजेथुआ महावीरन, ये रामायण सर्किट हो जाएगा, ठीक है, आइए देखते हैं। और आध्यात्मिक सर्किट 4, 3, हाँ वही है, ये हो सकता है, हाँ यही है, वही है। रामायण सर्किट बिजेथुआ महावीरन और श्रृंगवेरपुर, बुंदेलखंड सर्किट महोबा देवगढ़, ये और रामायण सर्किट ये सीधा। आध्यात्मिक सर्किट मखौड़ा धाम सोरो, मखौड़ा धाम बस्ती में है और सोरो कासगंज में है। तो देखो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित पर्यटन सर्किटों में से स्थलों का वर्गीकरण स्पष्ट है। रामायण सर्किट में अयोध्या के अलावा बिजेथुआ महावीरन कहाँ है, सुल्तानपुर में। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में है। बुंदेलखंड सर्किट महोबा देवगढ़ झांसी आते हैं। कृष्ण ब्रज सर्किट में मथुरा के साथ साथ कोकिलाबन, नंदगांव, बरसाना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 124, धमेख स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सारनाथ में स्थित है, इसका संबंध बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के उपदेश से है। 124 है। अब देखते हैं 124 में और क्या दिया है। इसका निर्माण पूरी तरह से ईंटों से किया गया है। ये इसके निचले हिस्से पर गुप्तकालीन पुष्प नक्काशी और ब्राह्मी लिपि में शिलालेख अंकित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 1, 3 सही है, मतलब इसका निर्माण पूरी तरह से ईंटों से नहीं हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं कि धमेख स्तूप वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। यह वही स्थान है ऋषिपत्तम या हिरन पार्क जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जिससे शिष्यों को अष्टांगिक मार्ग का पता चला। तो ये अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है, क्योंकि स्रोत के अनुसार यह स्तूप आंशिक रूप से पत्थर और आंशिक रूप से ईंट से बना है। इसलिए 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके निचले पत्थर वाले हिस्से पर गुप्तकालीन नाजुक पुष्प नक्काशी और ब्राह्मी लिपि में शिलालेख है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है खुसरो बाग, चलो प्रयागराज में, प्रयागराज में स्थित मकबरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जहांगीर के बेटे खुसरो और शाह बेगम के मकबरे
स्थित है। अब देखते हैं है कि नहीं है। शाह बेगम के त्रिस्तरीय मकबरे की डिजाइन का श्रेय अका राजा को जाता है। खुसरो की बहन निथार का मकबरा यहाँ स्थित सबसे खूबसूरत इमारत है जिसमें उसकी कब्र भी मौजूद है। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या सही होता है। बी 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा ये। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि खुसरो बाग प्रयागराज में स्थित एक ऐतिहासिक बाग है। कथन 1 सही है क्योंकि यहाँ खुसरो और शाह बेगम के मकबरे स्थित हैं। ठीक है, ये भी सही है। कथन 2 भी सही है। शाह बेगम के मकबरे की डिजाइन जहांगीर के दरबारी कलाकार अका राजा ने की थी। हालांकि कथन 3 आंशिक रूप से गलत है। यद्यपि निथार का मकबरा वास्तुशिल्प की दृष्टि से सबसे खूबसूरत है, लेकिन निथार का मकबरा भीतर से खाली है, उसमें निथार की कब्र नहीं है। ये किस क्वेश्चन में पूछा था भाई? तो दिया नहीं है। चलो 125 हो गया। 126 अयोध्या में निर्मित राम मंदिर की वास्तुकला और संरचना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों की कूट की सहायता से उत्तर। नागर शैली में है अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया है, और नागर शैली में है, बिल्कुल सही बात है। अब कारण कथनीय हो गया। कारण है कि मंदिर की लंबाई 360 फीट और ऊंचाई 161 फीट है, जिसमें कुल 5 मंडप है। अब इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। बी है कि मतलब बी क्या है ऑप्शन? ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। सही बात है, उसमें कोई देखो, ये ऑप्शन जानना जरूरी है। राम मंदिर के निर्माण की वास्तुकला नागर शैली में किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। कारण आर में दिए गए तथ्य भी सही है कि मंदिर की लंबाई 360 फीट है और चौड़ाई 235 फीट है, ऊंचाई 161 फीट है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें 5 मंडप हॉल है। हालांकि मंदिर की बीमाएं डायमेंशंस या स्पष्ट नहीं करती कि इसे नागर शैली क्यों कहा जाता है। नागर शैली का संबंध शिखर और आमलक आदि से होता है। यह दोनों कथन सही है। अब इस सब नागर शैली सब मैं जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, इसको सब समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 127 क्या है कि कंपिल, इसको मिलान करना है। बिठूर, श्रृंगवेरपुर, दयाल बाग, ये चारों आपको मिलान करना है। तो बिठूर में रामायण की रचना क्या वाल्मीकि जी ने की थी? हमें लगता है 1 2 3 4 4 होगा। बिठूर में रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था, ये हो सकता है, होने सही है। श्रृंगवेरपुर अभी आया था कि रामायण सर्किट में है और निषाद राज की राजधानी है, प्रयागराज में है। दयाल बाग आगरा में है, राधा स्वामी संप्रदाय का मंदिर है। और कंपिल फर्रुखाबाद में है, 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म स्थान है। 127 का 1 देखो यार, 1 2 3 4। अब इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए चलते हैं 127 के बाद डायरेक्ट 128। अब देखिए 128 क्या कहता है कि यूपी में उत्तर प्रदेश टूरिज्म द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य शामिल है? अब देख लो, अयोध्या तो शामिल नहीं होगा, सीतामढ़ी भी शामिल नहीं होगा बुंदेलखंड सर्किट में, अयोध्या भी शामिल नहीं होगा। डी होगा। डी में बिठूर भी है, चित्रकूट भी है, झांसी भी है, कलिंजर है, महोबा है। तो देखते हैं 128 का। हाँ, डी है। अब 129, क्वेश्चन नंबर 129 में क्या है कि बताओ, देवरिया में क्या बोला जाता है? भोजपुरी, मथुरा में ब्रज, शामली में खड़ी बोली, सीतापुर में अवधी बोली। अब देखते हैं, मिलान करते हैं
क्या 129 हम लोग का सही है? एक का 2, दूसरा का तीसरा, सी का 1 सही है। अब 129 हो गया। अब 130 क्या कहते हैं? चित्रकूट के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है चित्रकूट को, ठीक है। भगवान राम ने अपने वनवास के यहाँ 14 वर्ष यहीं बिताए थे, चलो ठीक है। ऑप्शन सी है, यहाँ ऋषि अत्रि और सती अनसुईया ने ध्यान किया था। यहाँ मंदाकिनी या पयस्विनी नदी के तट पर स्थित है। चलिए इसको देखते हैं। 130 का भैया लिखा है भगवान राम ने अपने यहाँ ये गलत कौन है कि यहाँ 14 वर्ष यहीं बिताए थे, ये गलत है 14 वर्ष, और बाकी सब सही है। तो 14 वर्ष ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो ऑप्शन में दिया है तो दिया है कि अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। उन्होंने लगभग 12 वर्ष बिताए थे, ना कि 14 वर्ष। यहाँ से अत्रि और अनसुईया ने ध्यान किया था। मंदाकिनी या पयस्विनी नदी के किनारे स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 131 क्या है कि राधा स्वामी संप्रदाय और दयाल बाग जो सही है, तो ये गलत है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये आगरा में है। ये भी गलत है, बौद्ध शाखा है। यही सही है, सी 131 का सी सही है। 131 का सी सही है। देखो ये सी सही है। अब हो जाएगा 132वां। चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 क्या है कि कृष्ण ब्रज सर्किट के अंदर निम्नलिखित से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? अब सीधी सी बात है, यहाँ देखो विजिथुआ महावीरन अभी हम लोग पढ़े थे कि ये रामायण सर्किट में सुल्तानपुर जिले में है। कहाँ उधर है। बाकी राधा कुंड, बलदेव, महावन ये सब तो ब्रज सर्किट में है। हो गया 132 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 133। कि यूपी का कौन सा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा सोनभद्र। ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र। देखो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार में सोनभद्र जिले का विशेष महत्व है। यह प्रदेश का सुदूर दक्षिणी जिला है और एकमात्र ऐसा जिला है जिसको सर्वाधिक 4 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। ये 4 राज्य कौन है? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। भौगोलिक दृष्टि से यह जिला पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसका क्षेत्रफल काफी विस्तृत है। यह जिला न केवल सीमांत स्थिति के लिए जाना जाता है बल्कि विंध्यन क्रम की शैलों और खनिजों के लिए भी जाना जाता है। अब हो जाएगा 133। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 134। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले आएंगे? राज्य राजधानी क्षेत्र, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 6। तो इसमें चलो देख लेते हैं कौन 6 जिले कौन से शामिल हैं। तो इसमें कुल 6 जिलों को मिलाकर SCR का गठन किया गया है, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ हो गया, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर। और इनका कुल क्षेत्रफल जो है 27,826 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है। इनके सुनियोजित विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया है, यानी SCRDA, यानी स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब चलते हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। ये तो मान लो प्रसिद्ध देवा शरीफ जहाँ हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है, ये कहाँ लगता है? बी बाराबंकी में। अब इस जिले के बारे में और जान लेते हैं बाराबंकी के बारे में। यहाँ लोधेश्वर महादेव मंदिर भी है, पूछा जा सकता है, और कुंतेश्वर मंदिर भी है।
ये लोधेश्वर महादेव मंदिर और कुंतेश्वर मंदिर भी है। अब चलते हैं हम लोग 136। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि यूपी का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है? ललितपुर। तीन तरफ से तीन तरफ से एमपी से घिरा है, एक तरफ से झांसी से घिरा है। अब 136 हो गया। अच्छा, इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा, ललितपुर के बारे में। ये तो हम जान गए कि तीन तरफ से ये एमपी से घिरा है। और यह जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। भौगोलिक रूप से एक पठारी क्षेत्र है। प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टि से इसकी स्थिति बहुत विशिष्ट है, क्योंकि यह राज्य के मुख्य भूभाग से एक संकीर्ण गलियारे झांसी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आपको बताए थे भी, यहाँ यूरेनियम और तांबे जैसे खनिजों की उपलब्धता भी देखी जा सकती है। तो हम लोगों ने कौन सा कर लिया? 136। अब 137 लिखो। निम्नलिखित 137 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल को स्पर्श नहीं करती है? तो आपको बताया गया था कि सिद्धार्थनगर भी करता है और श्रावस्ती भी करता है, महाराजगंज करता है, कुशीनगर नहीं करता है। देखते हैं उसको। हाँ, कुशीनगर नहीं करते हैं। 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश की जो नेपाल की उस सीमा साझा करते हैं। पश्चिम से पूरब क्या होगा इनका? मतलब पश्चिम से पूरब इधर से क्रम क्या होगा? इधर से पश्चिम से क्या होगा? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इधर से भी ऐसे भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। और कुशीनगर जो है, ये कुशीनगर जिला नेपाल सीमा को स्पर्श नहीं करता, बल्कि इसकी सीमा बिहार राज्य से लगती है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 करते हैं। 138 में ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैव प्लास्टिक पार्क, बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लखीमपुर खीरी में। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। और यह लखीमपुर खीरी जिले में गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल दिखाई देगा। बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में और जान लेते हैं कि लखीमपुर खीरी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, अब औद्योगिक और पर्यावरणीय नवाचार के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहा है। तो हम लोग 138 हो गया। अब 139। चलो, इसको देख लेते हैं कि कामदगिरी पर्वत और कालिंजर दुर्ग क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो कामदगिरी पर्वत तो चित्रकूट में है, और कालिंजर दुर्ग कहाँ है? ये महोबा में है कि बांदा में है? तो इसको हम देखते हैं। 139 ए बांदा में है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 चित्रकूट और बांदा में। कामदगिरी पर्वत एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो चित्रकूट जिले में स्थित है। वहीं कालिंजर दुर्ग एक ऐतिहासिक किला है जो बांदा जिले में स्थित है। खास बात यह है कि दोनों क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्सा है। और जबकि कालिंजर का किला अपनी अभेद्यता और ऐतिहासिक युद्धों जैसे शेरशाह सूरी के लिए प्रसिद्ध है। गोला कहाँ लगा था शेरशाह सूरी को जब उनकी मृत्यु हुई थी?
139 हो गया। अब 140, क्वेश्चन नंबर 140 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 चलते हैं कि अरे तो हापुड़ हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़। और सबसे बड़ा जिला अभी तो पढ़े हम लोग लखीमपुर खीरी, तो ये तो पूछा जाएगा ही। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है बस। और यह जिला एनसीआर का हिस्सा भी है। हापुड़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा भी है ये। अब ये देखते हैं कि हापुड़ के बाद क्षेत्रफल के आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में हापुड़ के बाद गाजियाबाद, भदोही, शामली का स्थान आता है। यह प्रशासनिक विभाग के, अच्छा हापुड़ गाजियाबाद से अलग होकर यह जिला बना था। चलो अब चलते हैं 141। चलिए अब अगला जो है अगले वीडियो में करते हैं इससे आगे। धन्यवाद।